एक युवक की सड़क पर रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। क्या उसके दुखी पिता अपनी जान दे देंगे या बदला लेने के लिए उस दुष्ट दुश्मन को पकड़ने में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे? वह एक ऐसा व्यक्ति है जो एक छोटे से उत्तरी यूरोपीय शहर में बर्फ हटाने का काम करता है ताकि निवासियों के लिए सड़कें साफ की जा सकें। उसका घर बर्फ से ढके पहाड़ पर है जहां उसका 3 लोगों का एक खुशहाल परिवार है। इस व्यक्ति का नाम कॉक्समैन है। बर्फ हटाने के काम के प्रति उसे शहर के सर्वश्रेष्ठ नागरिक का पुरस्कार भी मिला। हालांकि इतना ईमानदार और सरल व्यक्ति एक भयावह घटना का सामना करने वाला है। उसका बेटा कायल है जो उस रात हवाई अड्डे पर एक ग्राउंड सर्विस कर्मचारी था। जब वह ब्रेक रूम में काम छोड़ने की तैयारी कर रहा था तभी अचानक एक बंदूकधारी व्यक्ति प्रकट हुआ। कायल को नकाबपोश बदमाशों के एक समूह ने एक वैन में घसीट लिया। वैन में उसके साथ उसका एक साथी जिसका नाम डेरिन था, वे भी वैन में ही था। वैन तेजी से भाग गई। कायल यह समझ न पाया कि उसे क्यों पकड़ा गया है। कायल को गिरोह ने एक बहुत तेज दवा लेने के लिए मजबूर किया। उधर गिरोह का ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए डेरिन ने वैन का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। वैन तुरंत रुक गई। वैन में से एक सफेद बालों वाला आदमी बाहर निकला और भागते हुए डेरिन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। अंधेरा होने के कारण सफेद बालों वाला आदमी साफ नहीं देख पाया और आखिरकार डेरिन वहां से भाग निकला। अगली सुबह वैन शहर के बीच में पहुंच गई। बदमाशों ने बेहोश पड़े कायल को एक बेंच पर लिटा दिया। ध्यान आकर्षित न करने के लिए उन्होंने उसके बगल में बैठकर कुछ देर बातें करने का नाटक भी किया और फिर उसे छोड़कर चले गए। दरअसल यह बेचारा युवक बहुत समय पहले मर चुका था। कॉक्समैन और उसकी पत्नी शव गृह गए और अपने बेटे का शव देखा। वृद्ध दंपत्ति अत्यंत दुख में डूब गए थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके बगल में बैठे पुलिस प्रमुख के शब्द उन पर वज्र की तरह गिरे। जब उसने बताया कि कायल की मृत्यु नशे के ओवरडोज के कारण हुई है, कॉक्समैन को लगा कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वह जानते थे कि उनका बेटा कभी नशा करता ही नहीं था। उनके बेटे की मृत्यु ने दंपत्ति के रिश्ते में दरार डाल दी। कॉक्समैन की पत्नी ने अपने बेटे को बिल्कुल न समझने का आरोप लगाया। उसने अपना सारा दुख और नाराजगी उस पर उड़ेल दी। कॉक्समैन ने कुछ नहीं कहा। इस समय वह न तो कुछ समझाना चाहता था, न ही बहस करना चाहता था। वह बस चुपचाप सब कुछ सह सकता था। उसका दिल अब बर्फीले पहाड़ पर ठंडी हवा से उड़ता हुआ हड्डियां जमा देने वाला, बिना किसी गर्माहट के। आधी रात को वह बर्फ हटाने वाले वाहन की पार्किंग में वापस आ गया, क्योंकि घर पर कुछ काम ऐसे थे जो वह नहीं करना चाहता था। उसने एक गिलास शराब पी और एक राइफल निकाल ली। उस पल वह बस इस निराशाजनक जीवन को एक ही गोली से खत्म करना चाहता था। लेकिन तभी अचानक कोने से एक आवाज आई। एक गंदा मैला कुचैला आदमी अलमारी के पीछे से रेंगता हुआ बाहर आया। कॉक्समैन ने तुरंत पहचान लिया कि यह खून से लथपथ आदमी उसके बेटे का साथी डेरिन है। डेरिन ने कॉक्समैन से बार बार माफी मांगी। आखिरकार उसने कायल की मौत का असली कारण बताया। पता चला कि डेरिन ने ही गिरोह से ड्रग्स का एक बड़ा बैग चुराया था। जब गैंगस्टरों ने उसे पकड़ा तो उन्होंने कायल को भी अपराधी समझ लिया और उसे भी पकड़ लिया। डेरिन तो उन्हें चकमा देकर बच निकला, लेकिन कायल को उस गिरोह ने मार डाला। कॉक्समैन ने गुस्से में उस कमीने का कॉलर पकड़ लिया और उसे यह बताने पर मजबूर किया कि उसके बेटे को किसने मारा था। एक गैंगस्टर का नाम और पता मिलने के बाद कॉक्समैन के दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। वह तुरंत गाड़ी चलाकर चला गया। वह एक भीड़ भाड़ वाले बार में गया। एक सुरक्षा गार्ड की मदद से उसने आखिरकार स्पीडो को देखा। यही वो कमीना था जिसने उसके बेटे को जहर दिया था। स्पीडो को जाते हुए देखकर वह उसके पीछे गया। वह स्पीडो के पीछे लिफ्ट में गया। कॉक्समैन ने उससे बहुत सवाल किए, लेकिन स्पीडो ने जवाब देने से इनकार कर दिया। वह इस बूढ़े आदमी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली। उसने सोचा कि उसने बूढ़े आदमी को डरा दिया है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने बेटे को खोने वाले पिता का गुस्सा कितना खतरनाक हो सकता है। एक भयंकर लड़ाई के बाद कॉक्समैन ने स्पीडो को अपनी कार में घसीटा। उसने उसका फोन खंगाला, जिसे कॉक्समैन को स्पीडो के बॉस का नाम पता चल गया। कॉक्समैन ने उसे जाने देने का फैसला किया। वह मूल रूप से एक सज्जन व्यक्ति था, लेकिन कुछ चीजें एक सज्जन मेमने को भी खून के प्यासे भेड़िए में बदल सकती हैं। आखिरकार वह स्पीडो को मारने में कामयाब रहा, लेकिन लाश का निपटान कैसे करे? उत्तरी यूरोप में उसे इस समस्या की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वहां की आबादी पहले से ही कम थी और हर जगह पहाड़ और नदियां थीं। कॉक्समैन ने लाश को तार की जाली में लपेटा और एक बड़े झरने में फेंक दिया। जब वह घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को चुपचाप अकेले बैठे हुए पाया। उस पल कॉक्समैन ने चाहे जो भी कहा, उसने उसे अनदेखा कर दिया। बेटे की मौत के बाद दंपत्ति की भावनाएं लगभग गायब हो गई थीं। आधी रात के बाद
कॉक्समैन हमेशा की तरह पार्किंग में गया। उस रात उसने अपनी विंचेस्टर मॉडल 70 राइफल की बैरल और स्टॉक को अलग कर दिया और उसे एक हैंडगन में बदल दिया जिसे अपने पास आसानी से छुपाया जा सकता था। इसके बाद वह स्पीडो के बॉस की शादी की पोशाक की दुकान पर गया। दुकान के मालिक ने बूढ़े आदमी को अंदर आते देखा और समझ गया कि वह कुछ गलत करने की फिराक में है, क्योंकि शादी के कपड़ों की दुकानों में आमतौर पर केवल महिलाएं या युवा पुरुष ही आते हैं और ये बूढ़ा आदमी लगातार अपने कोट में कुछ छिपा रहा था। दुकान के मालिक ने कॉक्समैन से कहा कि वह थोड़ी देर रुके जब तक वह महिला ग्राहक के साथ काम खत्म कर ले। मालिक कॉक्समैन के हाव भाव पर ध्यान दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कोई पुराना गैंगस्टर था। आखिरकार महिला ग्राहक चली गई। कॉक्समैन ने मालिक को अपनी बंदूक के बट से जोर से मारा, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लग गया। धमकी के तहत कॉक्समैन को उन ड्रग तस्करों के नाम पता चल गए जो ड्रग्स का परिवहन करते थे। वे सभी एक बड़े ड्रग तस्करी गिरोह से जुड़े हुए थे। मालिक ने कॉक्समैन से विनती की कि वह उसे न मारे। कॉक्समैन एक पल के लिए झिझका और जाने का फैसला किया, लेकिन उसने अचानक मालिक से एक सवाल पूछा, अब तक का सबसे महान क्वार्टरबैक कौन है, एल्वे या मैरिनो? मालिक का जवाब सही था, लेकिन उसे फिर भी मरना ही था, क्योंकि वो भी तो ड्रग्स तस्करों से जुड़ा हुआ था और लाश से निपटने का तरीका पहले जैसा ही था। कॉक्समैन हवाई अड्डे पर गया। वह उस ड्रग तस्कर का इंतजार करने लगा जो सांता क्लॉज जैसा दिखता था। वह अपना बर्फ हटाने वाला वाहन उस आदमी की कार के पीछे चलाता रहा। तस्कर ने अपनी कार की गति को बढ़ा लिया। तस्कर ने देखा कि पीछे वाला वाहन उसे टक्कर मारने वाला है, लेकिन अजीब तरह से बर्फ हटाने वाला वाहन एक मोड़ पर मुड़ गया और गायब हो गया। तस्कर ने तुरंत राहत की सांस ली, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया जब अचानक सड़क पर बर्फ हटाने वाला वाहन फिर से प्रकट हो गया। कॉक्समैन गाड़ी से उतरा और तस्कर की कार के पास चला गया। वह चाहता था कि वह आदमी अपनी कार पीछे ले जाए, वरना बर्फ हटाने वाला यंत्र वहां से गुजर नहीं पाएगा। लेकिन तस्कर ने सड़क की ओर देखा, जो साफ तौर पर बहुत चौड़ी थी। गाड़ी को पीछे हटाने की कोई जरूरत भी नहीं थी। तस्कर को एहसास हुआ कि कॉक्समैन जानबूझकर झगड़ा कर रहा है। वह शांति से मामला निपटाना चाहता था, क्योंकि उसकी कार में एक जरूरी सामान था जिसे ले जाना भी जरूरी था। बेशक कॉक्समैन ने ड्रग तस्कर को तब तक मारा जब तक उसकी नाक से खून नहीं निकलने लगा। वह खुद थकान से हाँफ रहा था, लेकिन वह तस्कर के चेहरे पर घूंसे मारता रहा। उसे जानना था कि इस सब के पीछे कौन है, लेकिन तस्कर कोई भी जानकारी देने से इनकार कर रहा था और यहां तक कि उसका मजाक भी उड़ा रहा था। जब तस्कर को लगा कि यह बूढ़ा आदमी उसके साथ अब और कुछ नहीं कर सकता, तो उसी समय कॉक्समैन ने पिस्तौल निकाली। उसने कार की तलाशी ली और उसे सफेद पाउडर से भरा एक डिब्बा मिला। उसने सारी थैलियों को फाड़कर उस सफेद पाउडर को बर्फ पर डाल दिया, जिसे वे बर्फ के रंग के साथ मिल गया। इसलिए कभी कभी उत्तरी यूरोप में बर्फ को आसानी से मुंह में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि उसमें क्या क्या मिला हुआ हो सकता है। और इस शव का भी पुराने तरीके से ही निपटान किया गया था। कॉक्समैन पहले ही 3 शवों को नदी में फेंक चुका था, इसलिए कभी कभी उत्तरी यूरोप में नदी का पानी बिल्कुल साफ दिख सकता है, लेकिन आप उसे सीधे पी भी नहीं सकते। कॉक्समैन घर लौट आया। घर के हालात और भी खराब थे। उसकी पत्नी अलमारी से सारे कपड़े लेकर चली गई थी। उसने कॉक्समैन के लिए एक चिट्ठी भी छोड़ी थी। जब कॉक्समैन ने उसे खोला तो वे एक कोरा कागज था। इस कोरे कागज से पता चलता था कि उनका वैवाहिक रिश्ता काफी समय से खोखला हो गया था। कॉक्समैन गाड़ी चलाकर एक आलीशान विला में पहुंचा। पता चला कि वहां रहने वाला व्यक्ति उसका भाई था, जिसका नाम ब्रॉक था। वह पहले एक गैंगस्टर हुआ करता था, इसलिए कॉक्समैन उससे पूछने आया था कि उसके बेटे की हत्या के पीछे कौन हो सकता है। जब ब्रॉक इसका पता करने के लिए फोन लेकर अंदर गया तो लिविंग रूम में बैठी एक महिला अपने नाखून काट रही थी, लेकिन कॉक्समैन को ऐसा लगा जैसे वह उसे कोस रही हो। हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। ब्रॉक वापस लौट आया। उसे पता चला कि काइल की हत्या करने वाले ड्रग्स माफिया वाइकिंग नाम का आदमी था। वह शहर के सबसे बड़े ड्रग तस्करी गिरोह को नियंत्रित करता था। कॉक्समैन बदला लेना चाहता था, लेकिन ब्रॉक को लगा कि वह ऐसा नहीं कर सकता। वाइकिंग के कई पास खतरनाक गुर्गे थे, जिस कारण उसके जैसा एक साधारण बूढ़ा आदमी उसके करीब भी पहुंच नहीं पाएगा। उसने कॉक्समैन को एक हत्यारे को काम पर रखने की सलाह दी। इसके अलावा कॉक्समैन पहले ही अपने प्रतिद्वंद्वी के 3 आदमियों को मार चुका था। वे अब तक क्रोधित हो चुके होंगे। ब्रॉक की बात गलत नहीं थी। इस समय वाइकिंग गुस्से में था, क्योंकि उसके 3 आदमी गायब हो गए थे। 1 किलो ड्रग्स भी गायब थी और अब तक उसे यह भी नहीं पता था कि यह किसने किया है। वाइकिंग, जो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति था, वह समझ गया कि जो व्यक्ति उसके 3 आदमियों को मार सकता है वह निश्चित रूप से कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता है।
उसे अचानक मूल अमेरिकी गिरोह का ख्याल आया, जो ड्रग व्यापार में हमेशा उसका विरोध करता था, और जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता उतना ही उसे लगता कि ये तीनों हत्याएं उसी गिरोह ने करवाई हैं। इस युवा बॉस ने अभी अभी सत्ता संभाली थी, अपना सम्मान और अपनी संपत्ति दोनों को वापस पाने की जरूरत थी। उसने तुरंत 2 गुर्गों को विरोधी को मारने और ड्रग्स को वापस लेने के लिए भेजा। उसके 2 गुर्गे हवाई अड्डे की पार्किंग में घात लगाए बैठे थे। जब एक मूल अमेरिकी व्यक्ति विमान से उतरकर अपनी कार में बैठा तो वे उसका पीछा करने लगे। वे इस मूल अमेरिकी व्यक्ति को वाइकिंग के सामने ले आए। बिना ज्यादा बातचीत किए वाइकिंग ने अपनी बंदूक निकाली और उस व्यक्ति को गोली मार दी। उसने शव को बर्फीले पहाड़ पर एक तख्ती से बांध दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस कृत्य ने लोगों के एक समूह को सचमुच नाराज कर दिया था। मूल अमेरिकी कबीले के बुजुर्ग और उनके लोग सामने वाली पहाड़ी पर खड़े थे। पता चला कि जिस मूल अमेरिकी व्यक्ति को वाइकिंग ने मारा था वह कोई साधारण गुंडा नहीं, बल्कि उस अमेरिकी गिरोह के मुखिया का बेटा था। अब दोनों गिरोह एक दूसरे से नफरत करने लग गए। इस समय कॉक्समैन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने गलती से 2 गिरोहों के बीच युद्ध शुरू करा दिया है। अपने भाई की मदद से उसे शहर में भाड़े पर एक हत्यारा भी मिल गया था। दोनों एक जर्जर मोटल में पहुंचे। कॉक्समैन ने हत्यारे के साथ $90,000 में सौदा तय किया। कॉक्समैन ने उसे आधी जमा राशि पहले ही देने के लिए तैयार था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से हत्यारे ने अचानक एक पिस्तौल निकाली और उसे कॉक्समैन पर तान दी और मांग की कि जमा राशि को और बढ़ाया जाए। कोई और विकल्प न होने पर कॉक्समैन को नकदी का एक और ढेर हत्यारे को देना पड़ा। हत्यारे ने काम पूरा करने का पक्का वादा किया, लेकिन बाद में वे हत्यारा सीधे वाइकिंग के घर चला गया। उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा कि किसी ने उसे वाइकिंग को मारने के लिए $90,000 दिए हैं और इसके अलावा उसे मूल अमेरिकी गिरोह द्वारा नहीं भेजा गया था। वाइकिंग की दिलचस्पी देखकर इस हत्यारे ने उसे एक प्रस्ताव दिया और कहा कि उसे उस व्यक्ति का नाम बताने के लिए $90,000 देने होंगे। वाइकिंग इस हत्यारे के लालच से हंसा, क्योंकि वो दोनों तरफ से पैसे खा रहा था। यह पहली बार था जब किसी ने उसके सामने कीमत बताने की हिम्मत करते देखा है, लेकिन एक बॉस होने के नाते वाइकिंग को इस छोटी सी रकम से कोई परेशानी नहीं हुई। उसने अपने आदमियों से हत्यारे को कीमत चुकाने के लिए कहता है। हत्यारे ने फिर नाम बताया। उसका नाम कॉक्समैन था। वाइकिंग को तुरंत उस मोटे आदमी ब्रॉक और कॉक्समैन का ख्याल आया, जो कभी अंडरवर्ल्ड में भी सक्रिय थे, लेकिन उसका इन व्यक्तियों से कभी कोई पंगा नहीं हुआ था और न ही किसी तरह का कोई संबंध था। उसे समझ नहीं आया कि वह मोटा आदमी ब्रॉक उसे क्यों मारना चाहता है। हत्यारा उठकर जैसे ही जाने लगा, लेकिन वाइकिंग ने अचानक उसे वापस बैठने के लिए कहता है। तुम्हें पता है कि इस धंधे में भरोसा बहुत जरूरी है। बिना भरोसे के आप व्यापार नहीं कर सकते, और अगर आप व्यापार नहीं कर सकते तो क्या होगा। यह सुनकर हत्यारे को समझ आ गया कि वह अब बच नहीं सकता। उसके लालच ने उसे मार डाला था। इस बीच कॉक्समैन अभी भी घर पर बेचैनी से वाइकिंग के मरने की खबर का इंतजार कर रहा था। वह वाइकिंग के बारे में खबरें देखने के लिए ऑनलाइन गया और नतीजा यह निकला कि वह आदमी अभी भी जिंदा और स्वस्थ था, अभी भी मौज मस्ती कर रहा था और खूब मजे कर रहा था। कॉक्समैन नहीं जानता था कि न सिर्फ उसके साथ बड़ी रकम की ठगी हुई थी, बल्कि उसने अपने ही भाई की भी जान खतरे में डाल दी थी। अपने विला में ब्रॉक ने एक कार को दरवाजे पर रुकते देखा। जब उसने देखा कि कार में बैठा व्यक्ति वाइकिंग है, तो उसे पता चल गया कि उसका अंत आ गया है। उसने आखिरी बार खिड़की के पास खड़ी महिला को स्नेह भरी नजरों से देखा, फिर वह दृढ़ता से वाइकिंग की कार में बैठकर चला गया। इस चालाक मोटे दिखने वाले आदमी ने तीनों गुर्गों की मौत का सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। उसने अपने छोटे भाई का नाम ली बिना पिछली पीढ़ी से चली आ रही दुश्मनी को इसका जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद ब्रॉक को मार दिया गया। कॉक्समैन और एक महिला ब्रॉक की कब्र के सामने खड़े थे। जब कॉक्समैन शोक मना रहा था, तभी उसके बगल में खड़ी महिला ने अचानक कब्र पर जोर से थूक दिया और फिर एक गाली बुदबुदाते हुए अपना सूटकेस उठाया और चली गई। उसे अब अपना समय किसी और पुरुष को ढूंढने में बर्बाद करना पड़ेगा। तथाकथित विदेशी प्रेम दरअसल फायदे के लिए जिस्मों की अदला बदली का पुराना हथकंडा था। कॉक्समैन काफी देर तक कब्र के सामने खड़ा रहा। उसे एहसास हो गया कुछ काम खुद को ही पूरा करना पड़ेगा। वह चुपके से वाइकिंग के घर चला गया और दूर से खड़े होकर निरीक्षण करता रहा। तभी उसे पता चला कि वाइकिंग का एक बेटा है जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। उसने सोच लिया कि ये लड़का ही उसके लिए काम आएगा। वाइकिंग को भी पता था कि उसने गलती से मूल अमेरिकी गिरोह के एक सदस्य को मार डाला था। एक बड़े खूनी युद्ध से बचने के लिए उसने अपने एक ऐसे गुर्गे को बेरहमी से गोली मार दी जिसके साथ वह लंबे समय से साथ जुड़ा हुआ था।
उसने किसी को इस गुर्गे का शव मूल अमेरिकी गिरोह के पास माफी के उपहार के रूप में भेजने के लिए कहा। जब वह चीजों को व्यवस्थित कर रहा था तो उसने अपने बगल में खड़े गंजे अंगरक्षक के चेहरे पर बेहद गंभीर भाव पर ध्यान नहीं दिया। पता चला कि वह सुंदर दिखने वाला गुर्गा जिसे वाइकिंग ने अभी अभी मारा था, उस गंजे आदमी का करीबी दोस्त था। उन दोनों ने 2 साल और काम करने और फिर कहीं घूमने के लिए रिटायर होने की योजना बनाई थी। ऐसा लग रहा था कि यह जीवन भर का सपना धुएं में उड़ गया। वाइकिंग्स का गुर्गा एक बड़ा उपहार बॉक्स लेकर मूल अमेरिकी गिरोह के इलाके में गया। उसने मरे हुए गुर्गे का सिर निकाला और उसे बूढ़े सरदार के सामने रख दिया। गुर्गे ने वाइकिंग्स का संदेश सुनाया कि उसने अपराधी को मार डाला है और अब वे चाहता है कि दोनों पक्ष शांति से रहे। बूढ़े सरदार ने गुर्गे को पास आने को कहा, मानो जैसे कि उसे कुछ फुसफुसाना हो। मुझे बेटे के बदले एक बेटा चाहिए। बूढ़े सरदार ने गोली चला दी और वाइकिंग्स के गुर्गे को मार डाला। एक और घटनाक्रम में कॉक्समैन को वाइकिंग्स के बेटे का स्कूल मिल गया। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो उसने लड़के को ढूंढा और ऐसा दिखावा किया कि वे उसके पिता का अधीनस्थ है और उसे लेने आया है। लड़के ने देखा कि सूट पहने बूढ़ा आदमी बुरा नहीं लग रहा था, इसलिए वह कॉक्समैन के साथ कार में बैठ गया। कॉक्समैन लड़के को घर ले गया। अब तक लड़का भी जान चुका था कि यह आदमी उसके पिता के लोगों में से नहीं है, लेकिन वह बिल्कुल भी डरा नहीं था। इसके विपरीत वह उत्सुक था, क्योंकि इस आदमी ने उसे न तो डराया और न ही असहज महसूस कराया। सोने के समय कॉक्समैन ने अपने बेटे का कमरा लड़के को दे दिया। वह जाने ही वाला था कि लड़के ने उसे रुकने और सोने से पहले एक कहानी सुनाने के लिए कहा, लेकिन कॉक्समैन के पास बर्फ हटाने वाले यंत्र की निर्देश पुस्तिका उठाकर लड़के को पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से लड़के ने कॉक्समैन की सामग्री को ध्यान से सुन रहा था। कॉक्समैन उसे काफी देर तक कहानियां सुनाता रहा। जब वह बत्ती बंद करने के लिए उठा तो लड़का अचानक उसकी बाहों में झुक गया। शायद इस आदमी में लड़के ने एक पिता जैसा प्यार महसूस किया था, जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। कॉक्समैन का दिल अचानक मिश्रित हो गया। उसका बेटा मर चुका था, लेकिन उसके दुश्मन का बेटा उसकी बाहों में था। यह लड़का उसे अपने छोटे बेटे की याद दिलाता था। वह बच्चा भी उसकी बाहों में दुबका हुआ था। उसी समय वाइकिंग भी अपने बेटे का पता लगाने का प्रयास कर रहा था। वह स्कूल के सुरक्षा गार्ड के पास गया और उसने बताया कि बर्फ हटाने वाला कॉक्समैन उसके बेटे को ले गया था। तभी वाइकिंग को अचानक एहसास हुआ कि दुनिया में एक और कॉक्समैन भी है। यह आदमी वही था जो सचमुच उसकी जान लेना चाहता था। स्कूल के सुरक्षा गार्ड ने यह महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए $10,000 की मांग की। वाइकिंग ने तुरंत एक बड़ी सेना के साथ बर्फीले पहाड़ पर चढ़ाई की। वे कॉक्समैन के घर गए, लेकिन जब वे अंदर घुसे तो उन्होंने उसे खाली पाया। हालांकि वाइकिंग को घर में अपने बेटे का स्कूल बैग मिला। इसे स्पष्ट हो गया था कि सुरक्षा गार्ड गलत नहीं था। उसके बेटे का अपहरण कॉक्समैन ने ही किया था। गंजे आदमी को एक दराज में एक तस्वीर मिली। बर्फ हटाने वाले यंत्र पर पार्किंग स्थल का नाम लिखा था। इसलिए वाइकिंग ने अपनी सेना को फिर से सड़क पर ले गया, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था। उसकी पीठ पीछे गंजे आदमी ने चुपके से एक फोन किया था। उसने मूल अमेरिकियों को उस जगह की सूचना दी जहां वाइकिंग जा रहा था। वह अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था और कॉक्समैन पहाड़ की चोटी पर वाइकिंग का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी स्नाइपर राइफल की दूरबीन से वाइकिंग्स के काफिले को आते देखा। वह जानता था कि एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है, इसलिए उसने लड़के को जल्दी से दूसरी मंजिल में एक स्टील की अलमारी में छिपा दिया। वह खुद बर्फ हटाने वाले यंत्र के नीचे एक गुप्त सुरंग में छिप गया और दुश्मन के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में वाइकिंग्स का काफिला पार्किंग के गेट पर पहुंच गया। गाड़ी के नीचे छिपकर कॉक्समैन ने अपनी बंदूक उस दुश्मन पर तान दी जिसने उसके बेटे को मार डाला था। जैसे ही वह अपना बदला लेने वाला था, अचानक एक बंदूक उसकी कनपटी पर तान दी गई। पता चला कि कॉक्समैन के बारे में उन्हें पहले ही पता चल गया था। कॉक्समैन को वाइकिंग के सामने लाया गया। ये दो दुश्मन जो आपस में पहले कभी नहीं मिले थे, जब वह इस बूढ़े आदमी से उसके बेटे के बारे में पूछताछ कर रहा था, उसे पता ही नहीं था कि उसके पीछे बर्फीली सड़क पर एक काफिला धीरे धीरे आ रहा था। कारों में बैठे लोगों ने अपनी बंदूकें उस पर तान रखी थीं। दोनों बड़े गिरोहों ने आधिकारिक तौर पर गोलीबारी शुरू कर दी। स्थिति को ठीक न देखते हुए कॉक्समैन जल्दी से एक कार के पीछे छिप गया। पार्किंग के सामने लड़ाई बेहद भीषण थी। अमेरिकी गिरोह का मुखिया बूढ़ा आदमी बिना हिले डुले अपनी कार में बैठा रहा। जब उसने देखा कि दोनों पक्ष लगभग खत्म हो चुके हैं, तो बूढ़े सरदार ने आखिरकार कार का दरवाजा खोला। उसने वाइकिंग की ओर लगातार गोलियां चलाईं। वो इस कमीने को अपने हाथों से मारना चाहता था। इसी बीच कॉक्समैन भी गोदाम की ओर भागा। उसने अपना बर्फ हटाने वाला यंत्र निकाला, जो सीधे वाइकिंग की कार से टकरा गया।
वाइकिंग को टक्कर से बचते हुए देख कॉक्समैन उसे इतनी आसानी से भागने नहीं दे सकता। वह एक और ट्रैक ट्री कटर पर चढ़ गया। उसने पेड़ काटने वाले यंत्र से एक बड़े पेड़ को काट डाला, जिससे वाइकिंग का रास्ता अवरुद्ध हो गया, जो भागने की कोशिश कर रहा था। पेड़ का तना कैडिलैक में घुस गया, लेकिन फिर भी जीवित रहने की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वाइकिंग ने फिर भी गाड़ी चलाने की कोशिश की। लेकिन जब उसने आगे देखा तो वह अचानक स्तब्ध रह गया। एक गोली उसके सीने में आर पार हो गई थी। उसके सामने खड़ा आदमी अमेरिकी गिरोह का मुखिया था और आखिरकार उसने अपने दुश्मन को अपने हाथों से मार गिराया। कॉक्समैन भी कार के पास चला गया। उसने वाइकिंग के शव को देखा। अपनी इच्छा पूरी होते देख कॉक्समैन ने अपना बर्फ हटाने वाला यंत्र फिर से चलाया। वह यहां से आखिरी बार बर्फ हटाना चाहता था। एक आदमी अचानक उसके ड्राइवर की केबिन में चढ़ गया। वह कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी गिरोह का मुखिया था। उन दोनों में कोई दुश्मनी नहीं थी। बूढ़े मुखिया ने अपनी बंदूक नीचे रख दी और बस वे दोनों बर्फ हटाने वाले यंत्र में बैठकर आगे बढ़ते गए। अपने पीछे चल रहे काफिले के लिए रास्ता साफ करने लगे। बर्फीले पहाड़ पर बर्फ और हवा लगातार गिरती रही। शहर अपनी सामान्य शांति में लौट आया, लेकिन मानवीय लालच और हिंसा कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। जैसे बर्फ और हवा कभी नहीं रुकती, वैसे ही बर्फ हटाने वाले हल को भी हमेशा काम करना होगा। सारी बुराई, अंधकार और खून साल दर साल बार बार सफेद बर्फ में दबते रहेंगे। इसी सीन के साथ मूवी समाप्त होती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।